का जो टॉपिक है, कल हम सिखाए थे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज सीखेंगे हम लोग कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लिखिएगा कि Recording in progress. कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अच्छा ये बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मॉलिक्यूल का होता है कि एटम का होता है? हाइब्रिडाइजेशन एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता है। ठीक, देखिए इसमें दो मेथड है, फिर से कहेंगे। एक तो आपको स्ट्रक्चर मेथड है, स्ट्रक्चर मेथड, और दूसरा जो है ना ये किसी को अच्छा नहीं लगता। ये स्ट्रक्चर मेथड जो है ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लेंदी है। इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर कहाँ पर, कितना लोन पेयर है, कितना सिग्मा बॉन्ड, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सूट नहीं करता है। तो एवरेज स्टूडेंट जो भी होते हैं इसको बोलते हैं नहीं सर ये वाला नहीं। लेकिन आपको बता दें कि ये कभी गलत नहीं होता, ये जो है ये कभी गलत नहीं होगा। और इसका जो दूसरा मेथड है उसको हम तुक्का मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? मतलब तुक्का लगा के जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वाला मेथड यही सबको अच्छा लगता है। आजकल तो हर चीज इसी पर चल रहा है, ये तुक्का वाला ही सही लगता है। इसका कोई ऑफिशियली नाम नहीं है? नहीं, कोई ऑफिशियली नाम नहीं। इसमें बस किसी तरह से मतलब निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सही है कि गलत है ये तुम दावे के साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये सही और ये गलत है, इसमें नहीं कर सकते हो। तो पहले यही वाला सीख लेते हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है। पहले अच्छा लगाएंगे, फिर थोड़ा मिर्ची खिलाएंगे। ठीक, तो आइए, इसका ऑफिशियली कोई नाम नहीं है। देखिए इसमें क्या है। सर पहले मिर्ची ही खिला दीजिए ना। नहीं, वो लेंदी है ना, वो लेंदी है। ठीक है, लेंदी का आने का मतलब है कि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, बस एक ही पॉइंट है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करना है, और कुछ करना ही नहीं उसमें। और इसमें क्या ना कि थोड़ा नियम कानून है, लगाना है। पहले यही सीख लेते हैं, फिर उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, इसका डिमेरिट बता देंगे तब ना वो वाला अच्छा लगेगा। ऐसे मन में रहेगा कि सर वो तुरंत में बता देते हैं, सर लोग दूसरे सर बताए थे कि 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में बताने के लिए। ठीक, तो पहले इसका डिमेरिट बता दे रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे उस पर। ठीक, तो देखिए इसमें करते कुछ नहीं है, अलग अलग लोगों का ये मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, ये सबका अपना अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जो इसका है वो हम बताते हैं। ये लगभग और लोग जो सिखाते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, गलत होने का चांस कम हो रहता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 80% ही जो है ना वो हम बोलेंगे कि इसका सही है, बाकी 20% केस में जो है ना आप गलत हो जाएंगे। तो आइए इधर देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या कीजिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है उस मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है। एक एग्जांपल से ले या फिर इन जनरल में लिखा है? सर जनरल लिखा दीजिए पहले, याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए ना, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मॉलिक्यूल। दिए गए मॉलिक्यूल में, ठीक, जो भी मॉलिक्यूल दिया गया उसमें से आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है, जितने सारे एटम है सबको मिला करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए आपको CO2 दे दिया है, तो इसके लिए जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का कितना होता है? 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। तो इसका मतलब 4 नहीं 6 × 2 ना, ऑक्सीजन 2 है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अच्छा एक चीज और इसमें बता देते हैं कि इस मेथड में ये पहले से माना हुआ रहता है कि जो सेंट्रल एटम है वो एक ही है। यदि एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो गया तो फिर कैसे करेंगे, ये इसमें नहीं। इसमें अंडरस्टूड है कि सेंट्रल एटम एक है, उसके अराउंड में सारा अदर एटम जो है ना वो क्या है, बॉन्डेड है उसके साथ। तो कार्बन है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन के पास
कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इंटू 2 हुआ, टोटल कितना हुआ 16 इलेक्ट्रॉन। 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास CO2 के पास कितना हो गया 16। उसी तरीके से देखिए अगला है इसी में कि मान लिया जाए आपको दे दिया है PCl5। अब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, क्लोरीन के पास कितना होता है 7, क्लोरीन का नंबर कितना है तो 5, तो इंटू कितना करेंगे 5, 40। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कैसे निकालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। ओके। चलिए और एग्जांपल देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। अच्छा और देते हैं एग्जांपल। जैसे मान लिया जाए आपको कोई आयन दे दिया, तो उसमें ऐसे वैलेंस जैसे NH4+ है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बताइए नाइट्रोजन के पास कितना होता है 7, तो लिखेंगे 7 प्लस हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, ओ सॉरी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा ना? हाँ 5, फ्लो में जो है ना हो जाता है। तो इसका जो है ना 5 है, इसका कितना टोटल 4, 1 इंटू 4, और यहाँ पर क्या दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना माइनस करना है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज उतना माइनस करना है ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज तो 1 माइनस, 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 माइनस। तो बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। समझ में आया? जैसे एक चीज और देखिए CO3 2-, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6, प्लस ऑक्सीजन के पास बार बार 4 ना, ऑक्सीजन के पास कितना है 6 इंटू कितना 3, निगेटिव चार्ज कितना है 2, तो जितना निगेटिव चार्ज उतना ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना। तो जो बाहर जा रहा है उसको माइनस करेंगे, और जो आ रहा है मतलब निगेटिव चार्ज उसको क्या करेंगे प्लस। तो ये जो 2 किए वो किसके लिए निगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ये किसके लिए फॉर निगेटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना प्लस करना है फॉर निगेटिव चार्ज। बताया टोटल कितना हुआ 24, कितना हुआ 24 हुआ। देखिए ना 4 6 3 18, 4 22 प्लस 2 कितना होता है 24। बोले कोई दिक्कत? तो मोलिकुलर फॉर्म में हो या फिर आयनिक फॉर्म में हो, आपको क्या कर लेना है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक आयन तो हो नहीं सकता। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या निकालेंगे, एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं निकालेंगे। यदि अकेले है तो जब बॉन्ड बनता है तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम अकेले है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बॉन्ड बनाएगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं। क्यों? जब कोई एटम एक से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, जब कोई एटम एक से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तभी उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात होती है। यदि कोई एटम सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो तो फिर उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं काउंट करेंगे, वो रहेगा कि प्योर और वाइटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लिया जाए आपको दिया जाए कि ये बताइए कि HF में फ्लोरीन और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, किसका फ्लोरीन और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है और फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें दोनों में से किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, दोनों के प्योर एटॉमिक और वाइटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका करेगा 1s और इसका करेगा 2p, दोनों में किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। जब एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, किसी भी तरीके से एक से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तभी उस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे क्या होगा तब ना निकालोगे।
चलिए, तो ये आपका पहला स्टेप। इस स्टेप में हम लोग क्या किए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर दिए गए मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन में कैलकुलेट किए हैं, निकाले हैं। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में आपको दो केस आपके सामने आएगा, मतलब दो स्थिति उत्पन्न होगा। ये दो परिस्थिति क्या है, तो पहला परिस्थिति ये है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 यदि टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट किए हैं उसका नंबर 8 या 8 से कम है। कितना है? 8 या 8 से कम, तो फिर 2 से डिवाइड करना है। लिखते हैं इसको। स्टेप 2 का केस 1 हम लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? इफ द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 8, ऐसे लिखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 8। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 के इक्वल हो या फिर 8 से कम हो, देन डिवाइड बाय 2, तब 2 से डिवाइड करना है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 या 8 से कम हो तो उस केस में 2 से डिवाइड करना है, और यदि 8 से ज्यादा हो, दो ही केस होगा ना, 8 को हम लोग बोलने बेस मान लिए हैं, डिफरेंस पॉइंट है, तो किसी का नंबर 8 के इक्वल हो सकता है या फिर इससे कम, इसका एक केस हुआ, और दूसरा 8 से ज्यादा वाले का अलग केस। तो केस नंबर 2 में देखिए क्या करेंगे। केस 2 में क्या करेंगे? केस 2 में होगा कि इफ द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि 8 से ज्यादा हो गया, देन डिवाइड इट बाय 2, सॉरी बाय 8। यदि 8 से ज्यादा हो गया तो 8 से डिवाइड करना है, 8 के इक्वल हो गया या फिर उससे कम है तो 2 से डिवाइड करना है। तो बोले ऐसा डिवाइड करके करेंगे क्या, तो बताते हैं क्या करना है। पहले ये दोनों केस समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखिएगा, केस 1 का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल है BeH2, ठीक है ना। अब इसमें बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है बताइए तो 2 बेरिलियम का और प्लस 2 किसका? हाइड्रोजन का। टोटल कितना हो गया? 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4। तो ये बताइए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम है कि 8 से ज्यादा है? 8 से कम है। तो यानी कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से कि 8 से? 2 से या 8 से? 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेगा? 2 2 4, यहाँ पे खत्म। ये जो वैल्यू आएगा, ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए। इसका मतलब है कि 2 ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, ये वाला। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी वाले लोग इसको क्या पढ़ते हैं? आप तरीके डिवीजन नहीं जानते हैं आप लोग? सर उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन किसको पढ़ते हैं? इसको? हे भगवान, बहुत मार मारेंगे सबको। डिविडेंड होता है। हाँ ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिएगा। ये सब हमको इससे मतलब है, इससे और रिमाइंडर जो बचता है इससे, ठीक है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है दोनों को ऐड करना होता है। जैसे 2 यहाँ पर आता और यहाँ पर आता, आपको बताएंगे। रिमाइंडर के केस में कहानी अलग होता है। पहले आपको इस पे फोकस करना। इसका नंबर है 2, इसका मतलब हुआ कि 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होगा? एक s और एक p, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि यहाँ पर 2 है तो sp, यहाँ पर 3 है तो sp2, यहाँ पर 4 है तो sp3, यहाँ पर 5 है तो sp3d, यहाँ पर 6 है तो sp3d2, यहाँ पर 7 है तो sp3d3। नहीं समझे?
2 के लिए क्या बोलना है, sp, 3 के लिए क्या बोलना है, sp2, 4 के लिए क्या बोलना है, sp3, 5 के लिए क्या बोलना है, sp3d, कल बताए थे। 6 के लिए कितना बोलना है, sp3d2, 7 के लिए क्या बोलना है, sp3d3। समझ में आ गया? तो बताइए यहाँ पर कितना है आपका, ये वाला कब बोलना है, जब आपको रिमाइंडर 0 हो, मतलब रिमाइंडर नहीं बचे। यदि रिमाइंडर आएगा तो फिर क्या करेंगे, तो हम बता रहे हैं, ठीक। तो यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 या उससे कम है तो उस केस में 2 से डिवाइड दे करके आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। और रिमाइंडर साथ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि 0 नहीं है तो उस केस में कंसीडर करेंगे। कब करेंगे, कितना करेंगे, ये बात अभी क्लियर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट BH2 में बेरिलियम का sp होगा। ये वाले मेथड से जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलेगा वो सेंट्रल एटम का ही निकलेगा, दूसरे किसी एटम का नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? बोलो ना, समझ में आया? ठीक है। और इसका वाला केस, इसका वाला मतलब इसका एग्जांपल देखिए, केस 2 में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाए, 2 से ज्यादा। जैसे एग्जांपल CO2 में लीजिए, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे 16 है। तो बताइए कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितना आएगा, ये खत्म, 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलेंगे sp। यहाँ पर भी 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेंगे, sp। समझ में आया? बोलिए, बात समझ में आया? आज फिर लगता है सबके घर में नेटवर्क इशू चल रहा है। मिटा दे इसको, बोलिए मिटा दें। एक बार फिर से बता दीजिए सर। इसमें हम बोले कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि CO2 में काउंट किया जाए तो 16 है, तो 16 है तो डिवाइड किससे करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 16 को डिवाइड किए 8 से, तो यहाँ पर आया 2। तो 2 के लिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि यदि 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, वगैरह वगैरह। सेम जैसे ये था बिल्कुल वैसे ही है, खाली यहाँ पे 2 से डिवाइड किए थे और यहाँ कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। बस डिफरेंस इसी बात का है। अब देखिए हम सारा केस अभी डिस्कस कर देते हैं। इसमें मन में बहुत सारा सवाल होगा कि सर यदि रिमाइंडर बचा तो क्या करेंगे। अब इसको लिखाना पॉसिबल नहीं है, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला एग्जाम्पल लिए कि सपोज कीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 17 है। हम क्या बोले, सपोज कीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 17। तो लेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17। तो बताइए 2 से डिवाइड करेंगे कि 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 से डिवाइड कीजिए, इधर 17 हो गया 2, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना बचा, 1, है ना। देखिए नियम क्या होता है, ये क्विसेंट होता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्विसेंट। क्विसेंट है ना ये, यस सर। और ये आपको रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर, हाँ ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और इस वाले वैल्यू को हमको ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करना है, तो आपको ऐड ऐसे करना है कि जितना क्विसेंट का वैल्यू वो तो आपको एज इट इज रख लीजिएगा 2, रिमाइंडर का जितना वैल्यू आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करके ऐड करेंगे। रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू आया कितना, 1, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए मतलब पेयर बनाना है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए आपको 1/2, तो कोई नंबर आया क्या, 0.5 आ गया ना, तो नहीं, आप इसको a को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया, नहीं आया? आपको क्या करना है कि डिवाइड करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, एक ये वाला और दूसरा आपको ये वाला। ये जो वैल्यू आ रहा है उसको एज इट इज लिख देना है, लिखना है 2 प्लस, अब ये जो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है, इस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसका पेयर बना सकते हैं कि नहीं। तो क्या 1 का पेयर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते।
तो यहाँ पर 1 है तो 1 के लिए क्या लिखा जाएगा 0, तो मतलब कितना हुआ 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना रहेगा, अभी भी इस पे ही रहेगा। सपोज कीजिए और अच्छे से समझने के लिए कि सपोज कीजिए लेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल दिया है, आयन दिया, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो आप इस 18 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा 2, यहाँ पे 2 बच रहा है। अब इसका आपको पेयर बनाना है, तो 2 का आप कितना पेयर बनाएंगे, 1 पेयर की 2 पेयर, बोलिए ना कितना पेयर बना सकते हैं, 1 ही पेयर बनाएंगे ना। जो रिमाइंडर आया उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो होल नंबर का वैल्यू आएगा उसको इसमें ऐड करना है। जैसे रिमाइंडर आता 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 1.5, तो उसमें 1 को रख लेना, 0.5 हटा देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 + 1, तो कितना हो गया 3। ये जो रिमाइंडर है ना वो इन जनरल में बताता है कि लोन पेयर कितना है, और ये बताता है कि बॉन्ड पेयर कितना है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है और ये किसको बताता है, लोन पेयर को। और यदि 1 आ गया तो फ्री रेडिकल को। अब फ्री रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जहाँ पे फ्री रेडिकल भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, काउंटेबल होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाता है। तो इसीलिए ना बताया कि ये मेथड क्या है, तुक्का मेथड, इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। बस ये जो वैल्यू आया और ये वैल्यू आया, इस वैल्यू का आपको पेयर बनाना है, जितना पेयर आएगा उतना ऐड कर देना है इस वाले वैल्यू में, और जो फाइनल आएगा वही आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताएगा। तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना आ रहा है, sp2, इसका कितना आ रहा है sp। समझ में आया, बोलिए समझ में आया, बोलिए ना जी। हर तरीके नहीं आया समझ में। एक और एग्जांपल बता दीजिए सर। एक क्या, अभी बहुत एग्जांपल बताएंगे। देखिए इधर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 19 है, सी नंबर। लेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 19। तो 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, 2 लिखिए, यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब 3 को आपको क्या बनाना, पेयर के रूप में इसको निकालना है। तो 3 से आपको पेयर, 3 लड़के हैं या आपके पास 3 बनाना, या एप्पल या मैंगो, कुछ भी आपको पेयर बनाने के लिए कहा जाए, तो 3 नंबर से कितना पेयर बना सकते हैं, 1 पेयर बना सकते हैं कि 2 पेयर बना सकते हैं, 1 पेयर। तो जो पेयर बनाएंगे उस वैल्यू को बाहर रख लेना है, यानी 3 के बदले काउंट कितना करेंगे 1। तो यानी क्या लिखेंगे 2 + 1, ये वाला 2 और यहाँ से जो पेयर बना, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना लिखेंगे sp2। समझ में आया। यस सर। एक और एग्जांपल लीजिए। सबका नेटवर्क भागने लगा है आजकल। लेट द नंबर ऑफ, बस 2 दिन और वेट कीजिए, फिर तो क्लासरूम नहीं पढ़ना है। 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लीजिए कि 20 है, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, 8 से 20 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 16। यहाँ पे कितना आएगा 4। अब बताइए 4 का कितना पेयर आप बनाएंगे, 2 पेयर। तो 4 के बदले क्या काउंट करेंगे आप 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 2 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना रहेगा sp3। समझ में आया, समझ में आ गया आप कैसे ऑपरेट करना है। जो कहानी 8 के साथ है वही कहानी 2 के साथ भी होगा, मतलब 8 से डिवाइड कीजिए चाहे 2 से डिवाइड कीजिए, कहानी इसी तरह से चलेगा। बोलिए समझ में आया। अब आते हैं मॉलिक्यूल में, और उस मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए जैसा आपको दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए। तो हम पहले ही बोल चुके हैं, यदि आप इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो पहले से ही अंडरस्टूड होता है कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। तो आप ये बताइए कि इस सब में सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर ना। आए हो दादा,
ये तो कुछ बोलवे नहीं करता है। ए, सब कहाँ है जी? मयंक, सब कोई जो है ना अब अथी पर आओ, ऑफलाइन पर आओ। सब ऑनलाइन पढ़ के अथी हो गया है सब। रुको। सल्फ्यूरिक एसिड में यदि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें अंडरस्टूड है इस मेथड से कि आपको सल्फर का ही निकालना है, जबकि इसमें ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। लेकिन आप ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचेंगे। इस मेथड से फिक्स है कि आपको किसका निकालना है। किसका आप निकाल सकते हैं? सेंट्रल एटम का ही निकाल सकते हैं, दूसरे का आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए पहले। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 प्लस सल्फर का कितना है? 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 6 × 4। बताइए कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32। अब 32 8 से बड़ा है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4। ये खत्म हो गया। अब 4 के लिए क्या काउंट करेंगे? यहाँ पे इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 4 प्लस क्या लिखेंगे? 0। तो 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp3। तो इसमें हुआ कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है? sp3। क्लियर हुआ? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया इसमें sp3। बोले क्लियर हुआ? जल्दी बताइए क्लियर हुआ? अरे बताते क्यों नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? यस सर। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। इससे हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। हाँ बस उसी का है, दूसरे का नहीं निकलेगा। दूसरे का इसमें पता कहाँ चल रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसमें तो बस ये जो है ना सेंट्रल एटम को हम क्या बोले, सेंट्रल एटम को मान लिया गया है कि उसी के आधार पर ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पेरिफेरल एटम का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला बहुत सारा एग्जांपल है इसका। मतलब सिंपल जो मॉलिक्यूल है ना उसमें ये आसानी से हैंडल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल थोड़ा अलग टाइप का होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस मेथड से नहीं निकलेगा। पहले आप सिंपल मॉलिक्यूल का देखिए। आपसे पूछा जाए CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए, SO2 में सल्फर का निकालिए, SO3 में सल्फर का निकालिए, फिर आपको PCl5 में फास्फोरस का निकालिए, CH4 में कार्बन का निकालिए, फिर कौन बच गया? उसके बाद बोला जाए आपसे कि 2 कार्बन तो देना नहीं है, 1 कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, 1 एटम के लिए बात करना है। SF6 में बात कीजिए सल्फर का, IF7 में बात कीजिए आपको आयोडीन का। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना। इतना सारा मॉलिक्यूल हम लोग लिए हुए हैं। NH4 प्लस ले लेते हैं, NH4 प्लस में नाइट्रोजन का, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन में कार्बन का हमको निकालना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे? देखिए CO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है? तो कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 6 × 2, तो टोटल कितना हुआ? 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ जी? 16। तो 16 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे कि 8 से करेंगे? 8 से करेंगे। तो 16 को डिवाइड करना है आपको 8 से। यहाँ पर लिख देते हैं कि डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 8। सीधा वैल्यू कितना आएगा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना लिखेंगे? sp। मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना आ गया इसमें? sp। उसी तरह से SO2 में देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए सल्फर का कितना? 6 और ऑक्सीजन का भी कितना? 6। सल्फर का भी 6 और ऑक्सीजन का भी कितना? 6। ये वाला बात कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताइए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड किए तो 8 × 2 16, बच गया 2, रिमाइंडर बचा 2। ये रिमाइंडर 2 है तो उसको काउंट कितना करेंगे? 1। तो 2 प्लस कितना हुआ? 1। कितना हो गया? 3 sp2। SO3 के लिए बताइए कितना होगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे? 6 + 6 × 3 = कितना हुआ? 24।
तो ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। इस 24 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे? 3। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। PCl5 के लिए आइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? फास्फोरस का 5 प्लस क्लोरीन का 7 × 5, टोटल कितना हो गया? 40। तो 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना से डिवाइड करेंगे? तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? sp3d। बताया हुआ है। कम से कम 2 होना चाहिए। 2 के लिए कितना लिखते हैं? sp। 3 के लिए कितना लिखते हैं? sp2। 4 के लिए कितना? sp3। 5 के लिए कितना? बोलिए sp3d। 6 के लिए कितना? SP 3d2। और 7 के लिए क्या लिखेंगे? sp3d3। ये चीज आपको याद रखना, ये वाला। अब CH4 में आइए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहा है? तो कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का भी 1 × 4 यानी कि 4। तो 4 + 4 8 हुआ। तो यदि 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 या 8 से कम हो जाए तो कितना से डिवाइड करते हैं? 2 से। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा? 4। अब 4 का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है? 4 का मतलब sp3 लिखा हुआ है। तो यानी इसके लिए क्या लिखेंगे? sp3। SF6 में आइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सल्फर के लिए 6, सल्फर के लिए 6 प्लस फ्लोरीन के लिए कितना होता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका नंबर कितना है? 6 है। तो 6 × 7 क्या लिखेंगे? टोटल 48। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 48 इलेक्ट्रॉन। अब 48 है तो किससे डिवाइड करेंगे? तो लिखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 6। और 6 का मतलब क्या लिखेंगे? sp3d2। बोलिए समझ में आया? बोलिए ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग का नेटवर्क आज गड़बड़ है क्या? कल भी गड़बड़ था, आज भी गड़बड़ है, या कुछ आप लोग का कुछ विचार बदल रहा है जी? आइए इधर, IF7 में आइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आयोडीन के पास 7 प्लस फ्लोरीन के पास भी 7 × 7। बताइए टोटल कितना हुआ? 56। सर हाइब्रिडाइजेशन का नंबर बदल सकता है, जैसे CH ऊपर का या SP CO2 का, और CH4 का या SP। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है और होता ही है। ठीक है, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल अपने अपने एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिस तरह का बॉन्डिंग होगा उस तरीके का क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। 4 में से 4 सिग्मा बनाना है कि सिग्मा और पाई बनाना है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, वो हमेशा सिग्मा बनाता है। कल ये सब डिस्कस किए थे और एक एक्सेप्शन दिए थे कि बेंजाइन एक ऐसा केस है जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, sp2 साइड वाइज ओवरलैपिंग में चला जाता है। ये सब कल हम पूरा डिस्कस किए थे कि क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग हो सकता है और होता है। ये कोई नियम नहीं कि कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फिक्स हो गया। मॉलिक्यूल बदलेगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बदल जाएगा। NH4, अच्छा 56 इलेक्ट्रॉन आए तो डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। कितना आया? 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? एक S 3 P, तो टोटल 4 प्लस D3, तो sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3d3। अब एक ये वाला है NH4 प्लस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताइए तो नाइट्रोजन के पास कितना है? 5 प्लस हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 × 4। चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे? -1।
तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 8, तो लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 को किससे डिवाइड करना होता है 2 से, तो कितना लिखेंगे 4। 4 का मतलब क्या हुआ sp3। समझ में आ गया। उसी तरीके से ये लास्ट वाला ये जो दिख रहा है इसका भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कार्बन के लिए कितना लिखेंगे 4 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे 6 इंटू कितना 3 और प्लस कितना चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। इसको किससे डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करना है, तो क्या लिख देंगे 3 का मतलब क्या होता है sp2। यानी यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो गया sp2। इसमें कितना था sp, CH4 में कितना हो गया sp3। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत यहाँ तक में। इस मेथड को समझ गए कि कैसे निकालना है। नो ठीक है, अब कहाँ फंसिएगा वो देख लीजिए कि कहाँ पर ये काम नहीं करेगा। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। सर थोड़ा देर रुकिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक, नेटवर्क इशू दे रहा है। अब आप लोग को यहाँ पर आना है ऑफलाइन में, बता रहे हैं। जिनको घर से करना वो घर से भी कर सकते हैं। सेटअप आज लगाने गए थे, मिस्त्री नहीं आया, मैं तो आज ही लग जाता। अब कल फिर जाना होगा, कल जाके सेटअप लगा लेंगे पहले। आज 20 तारीख हो गया ना, 20 तारीख से बोले थे, संडे है आज। मिटा रहे हैं अब। यस सर हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं P4O10, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डायमेरिक फॉर्म है, P2O5 का डायमेरिक फॉर्म है P4O10। इसमें पूछा जाए कि बताइए ये फास्फोरस जो दिख रहा है, इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए। और भी एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा किसमें ये फेल कर जाएगा और किसमें सस्टेन करेगा। तो P4O10 दे दिए हैं, P4 दे दिए हैं, S8 दे दिए हैं, ठीक। और इस पे पहले तीनों पे बारी बारी से देखते हैं हम लोग। आइएगा P4O10 के लिए, तो यदि हम इसमें अलग से लिखो P4O10, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो बताओ कितना होगा। तो लिखेंगे 5 इंटू 4 और प्लस कितना हुआ ऑक्सीजन का 6 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 80। हो गया, बोलो। देखो ना, नहीं बोल रहा है। क्या बोले, ओ सॉरी 5 इंटू 4, यहाँ पे 4 तो 4, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। ठीक है, आप बताइए कि ये जो 80 आया है, तो 80 को किससे डिवाइड करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 तो कितना आएगा 10। हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है आपको 7 तक जाना, उससे आगे जाइएगा तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d4 ये पॉसिबल नहीं है आप लोग के लेवल सब में। ठीक है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, sp3d4 sp3d5 ये सब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 7 से आगे जा नहीं सकते। और यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसमें अब लॉजिक क्या आता है कि देखिए, चूंकि एक एटम का होता है तो यहाँ पे फास्फोरस एटम टोटल कितना है 4 फास्फोरस एटम के लिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आया है 80। तो एक फास्फोरस एटम के लिए पूछेगा कि कितना आएगा, तो क्या लिखोगे,
4 फास्फोरस के लिए 80 इलेक्ट्रॉन आया है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 फास्फोरस के लिए नहीं ना आया, 4 फास्फोरस के लिए आया है। तो 1 फास्फोरस एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो निकाला जाता ऑन एन एवरेज निकाल दीजिए। तो ऑन एन एवरेज निकालिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 20। अब 20 को डिवाइड कीजिए 8 से, कितना से डिवाइड कीजिए 8 से। नहीं समझ रहे हैं आप, यहाँ पे सेंट्रल एटम एक है कि एक से ज्यादा है, एक एटम रहता तब ना। इसका तो स्ट्रक्चर ही अलग तरीके का है। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो। sp3 हो जाएगा क्या? हाँ sp3 तो हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ही अलग तरीके का है ना। बच्चा इसीलिए स्ट्रक्चर मेथड से क्या होता है, भागता है कि सर देखिए स्ट्रक्चर ही कितना खतरनाक बना है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, P4O10 का। इसमें पूछा जाएगा बताओ सेंट्रल एटम कौन है, पहचान पाओगे सेंट्रल एटम कौन है? नहीं ना। हाँ लेकिन ये बात बोल सकते हैं कि एक यदि इस एटम को पकड़ रहे तो इसके इर्द गिर्द में ही जितना ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तो यहाँ के लिए सेंट्रल एटम ये हुआ, यहाँ के लिए फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, तो 4 फॉस्फोरस का सेंटर है। तो वही मेरा यहाँ पर कहना है कि यहाँ पे टोटल जो 80 इलेक्ट्रॉन आप लाए हैं, तो 80 इलेक्ट्रॉन में तो 4 फॉस्फोरस का हुआ, तो पर फॉस्फोरस एटम कितना हुआ टोटल। लेकिन ये फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस केस में ऐसा हो रहा है कि पर हम निकाल दे, एक पर निकाल दे रहे हैं, लेकिन और दूसरा केस आएगा उसमें फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम आपको बोले कि ये जो मेथड है तुक्का मेथड, इसीलिए बोले लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं, ठीक है, गलत बता देता है। ठीक, कभी कभी इसके हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो ये मतलब ये जो बोले ना कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसी तरह से निकल जाए, ठीक है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल फुसलाने बहलाने के लिए, वो ठीक है। बाकी हम इस मेथड को कभी प्रीफर नहीं करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं बच्चा को इस मेथड पर आपको दिमाग लगाना है। जो गलत है उसके पीछे दिमाग क्या लगाए। एक तो ऐसे ही केमिस्ट्री में सब ये गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है, ये मेथडो गलत हो जा रहा है। तो आप देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फॉस्फोरस एटम, प्रत्येक फॉस्फोरस एटम पर कितना होगा, 80/4 = 20। अब इस 20 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 2 जा कितना हुआ 16, इधर 4 बचा, तो 4 का पेयर कितना बनाएंगे 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 + 2 = 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो गया sp3, और ये क्या है सही। इस तरह से निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है sp3, ये बिल्कुल सही है। Each phosphorus atom in P4O10 is sp3 hybridized। ठीक है, बोलिए ठीक है। ठीक है बोलने वाला लोग तो कोई अबे नहीं किया है। बोलिए समझ में आया क्या किए। यदि आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा यस सर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 8 हो गया 10, ये हो गया कैंसिल, खत्म। 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 7 तक ही लिख सकते हैं, 7 से आगे नहीं लिख सकते अपने लेवल पर। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 फॉस्फोरस था तो 1 फॉस्फोरस एटम के लिए निकाले, 20 आया, 20 का जो रूल है उसके हिसाब से आगे प्रोसीड किए। तो चलिए ये तो जोड़ तोड़ के फिर भी बता दिया कि P4O10 में फॉस्फोरस का sp3 है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। इस P4 को हटाइए, ठीक है, S8 पर आइए। किस पर आइए S8। तो अगला एग्जाम्पल है S8 का। इसमें तो थोड़ा सही भी बता दिया ना कि दिमाग लगाना है कि एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसको डिवाइड कर देना, एवरेज वैल्यू निकाल लेना है और एवरेज निकाल के जो रूल बताया है आगे फॉलो करना है। अब यहाँ पर S8 में क्या होगा सुनिएगा। S8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें कितना होगा। तो सल्फर का 6 × 8 = 48, यही ना हुआ। S8 जो है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सल्फर के पास 6, टोटल 8 सल्फर है तो 6 × 8 = 48। अब 48 आया तो इस 48 को आप किससे डिवाइड करेंगे
तो बोलेंगे सर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है sp3d2। 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी S8 में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कितना है sp3d2। फिर ये गलत बताएगा। अब बोलेगा सर यहाँ पर तो कुल मिलाकर के जो है ना क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा है 8 सल्फर ना, तो P4O10 में प्रत्येक ईच फॉस्फोरस एटम के लिए आप निकाले थे, तो इसमें भी निकालिए ईच के लिए। तो चलिए ईच के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सल्फर एटम, प्रत्येक सल्फर एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? तो लिखेंगे 6 आएगा तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो वैल्यू कितना आएगा 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होगा sp2। ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? गलत है। ये भी गलत और ये भी क्या गलत। S8 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ना तो sp2 होता है ना तो sp3d2 होता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है। और ये इस मेथड से या आप इस तरह का जितना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए हैं वो सबसे आपको नहीं निकलेगा। नहीं समझे? देखिए S8 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऐसे होता है S8 का स्ट्रक्चर, क्राउन शेप। कैसा होता है? क्राउन शेप। सल्फर क्राउन समझते हैं आप लोग? अरे ताज, सर पे जो ताज पहनाया जाता है ना, जो लोग जीतता है, ये देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं आप सिर्फ स्ट्रक्चर मेथड से ही निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, इस मेथड से आप कैसे बनाइएगा? आपको बॉन्डिंग पता रहेगा तब ना। ग्रेफाइट में पूछेगा बताइए, कैसे बताइएगा? तो ये मेथड का 1000 डिमेरिट है, हम इस मेथड को प्रीफर नहीं करते, लेकिन छोटा छोटा मॉलिक्यूल है तो आपको जो है ना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या कहना चाहते हैं? S8 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप चाहे और मतलब ओवरऑल के लिए निकालिए तो भी गलत, पर सल्फर एटम के लिए निकालिएगा तो भी गलत। ना तो sp2 होता है ना तो sp3d2 होता है। तो ये S8 के लिए पूरी तरह से क्या हो गया? फेल। और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे जिसमें क्या होगा? ये काम नहीं करेगा ये मेथड। तो हम अभी फिर कह रहे हैं कि इस मेथड को हम कभी भी प्रीफर नहीं करते। ये सब बच्चा पार्टी लोग करता है। समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सर कुछ ही है जो हाँ, कुछ ही रहेगा जो ये फॉलो नहीं करेगा। बाकी आपके लेवल में सब लगभग जो है ना काम कर जाता है, लेकिन यही कुछ जो एग्जाम में पूछ दिया तो फंस जाओगे ना। कुछ ही में नहीं करता, बाद बाकी समय तो करता है। बताए तो बाद बाकी समय लगभग करता है। 80% मॉलिक्यूल जो आप में पढ़ना है उसमें करता है, 20% पे नहीं करता। तो क्वेश्चन 20% से पूछ दिया तो आप टेटे फीस हो जाएंगे। देखिए, सवाल है कि नहीं बता पाए तो अलग बात है, गलत आंसर आ जा रहा है ना।